बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे स्ट्रोक यानी सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट के बारे में। टुडे ऑब्जेक्टिव विल बी डिफाइन स्ट्रोक, एनालाइज द रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक, डिफाइन द काजेस, pathophysiology of stroke and clinical manifestation along with diagnostic test। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रोक की डिफिनीशन की। तो स्ट्रोक हमें पता है कि आम अल्फाज में हम कहते हैं कि पेशेंट को फालिज का अटैक हुआ है। बाय डिफिनीशन, स्ट्रोक इज़ द सडन इंटरप्शन ऑफ सर्कुलेशन इन वन और मोर ऑफ द ब्लड वेसल सप्लाइंग द ब्रेन। During a stroke, brain tissue failed to receive adequate oxygenation, resulting in serious tissue damage or necrosis. The speed with which circulation is restored determine the patient chances for complete recovery. मीन्स के स्ट्रोक हम उसको कहते हैं कि जब हमारी ब्रेन की सर्कुलेशन सडनली उसके अंदर इंटरप्शन आ जाती है, कोई ब्लॉकेज आ जाती है उस वाले ब्लड वेसल के अंदर जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। स्ट्रोक के दौरान क्या होता है कि जो ब्रेन के टिश्यू है वो फेल हो जाते हैं। इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेशन यानी कम ब्लड की सप्लाई की वजह से ब्रेन की टिश्यू की ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ब्रेन की टिश्यू सीरियसली डैमेज हो जाते हैं और रिजल्ट में क्या मिलता है, निक्रोसिस। डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी स्पीड के साथ हमने सर्कुलेशन को रिस्टोर किया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है पेशेंट के चांसेस ऑफ कंप्लीट रिकवरी। यानी डिपेंड कर रहा होता है कि हमने कितना अर्ली एज सून एज पॉसिबल हमने उस ब्लड सप्लाई को जो इंटरप्शन हुआ है ड्यूरिंग स्ट्रोक उसको हमने रिस्टोर करवाना है। उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट कितना अच्छा रिकवर कर पाएगा। रिस्क फैक्टर की अगर हम स्ट्रोक की बात करते हैं तो तस्वीर के अंदर नज़र आ रहे हैं। स्ट्रोक मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर इन ओल्डर पीपल विद ऑलमोस्ट 75% ऑफ ऑल स्ट्रोक अफेक्टिंग इंडिविजुअल 65 आर ओल्डर। मीन्स कि जिन लोगों की एज 65 या 65 प्लस हो जाती है, 75% स्ट्रोक उन लोगों को होता है जो एजड होते हैं। थर्ड मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ है यूनाइटेड स्टेट के अंदर, एंड मोस्ट कॉमन काज ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़ है। अगर हम यूएस के अंदर इसकी बात करें तो स्ट्रोक इज़ द थर्ड मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन द यूनाइटेड स्टेट एंड द मोस्ट कॉमन काज ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़। अदर रिस्क फैक्टर इंक्लूड द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक TIA को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि किसी पेशेंट को अगर सेरेब्रल ब्लड वेसल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं या कोई ऐसे साइन जो हमें स्ट्रोक के मिलते हैं और विद इन 24 आवर वो स्पॉन्टेनियसली रिकवर हो जाते हैं, तो इस टाइप्स ऑफ स्ट्रोक को जो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है हम उसको कहते हैं TIA यानी ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। सेकेंड नंबर पे एथेरोस्क्लेरोसिस, hypertension, arrhythmias, lack of exercise, use of hormonal contraceptives, smoking and family history of cerebral vascular disease. These are the risk factor for stroke. अब काजेस की बात करते हैं कि इसके अंडरलाइन काज क्या हैं। थ्रोम्बोसिस ऑफ द सेरेब्रल आर्टरीज दैट सप्लाई द ब्रेन आर द इंट्राक्रैनियल वेसल्स occluding blood flow, embolism from a thrombus that form outside the brain. For example, in the heart, aorta or common carotid artery, hemorrhage from an intracranial artery or vein, possibly due to hypertension, rupture aneurysm, AVM, atriovenous malformation, trauma, hemorrhagic disorder, or septic embolism. These are the main underlying causes of CVA और स्ट्रोक। के थ्रोम्बोसिस अगर हो जाते हैं सेरेब्रल आर्टरी के अंदर, उसकी वजह से क्या होती है कि ब्रेन को या इंट्राक्रैनियल जो वेसल्स है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है और ब्रेन को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती। इसके अलावा अगर हम हेमोरेजिक स्ट्रोक की बात करते हैं तो हेमोरेजिक स्ट्रोक के अंदर इंट्राक्रैनियल आर्टरी रप्चर हो जाते हैं, जिसकी अंडरलाइन काज हाइपरटेंशन हो सकता है, रप्चर एन्यूरिज्म हो सकता है, ट्रॉमा हो सकते हैं या कोई भी हेमोरेजिक डिसऑर्डर हो सकते हैं या उसके अंडरलाइन काज सेप्टिक एम्बोलिज्म हो सकता है। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की।
थ्रोम्बोसिस, एम्बोलस एंड हेमोरेज एक्ट इन अ डिफरेंट वे। ये तीन चीज़ें अलग अलग तरीके से हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजी को अल्टर करते हैं। थ्रोम्बोसिस क्या काज कर रहा होता है? ब्लॉकेज एंड एडिमा इन द अफेक्टेड वेसल एंड इस्कीमिया इन द टिश्यू सप्लाइड बाय द वेसल। यानी जो थ्रोम्बोसिस है वो ब्लॉकेज और एडिमा काज करते हैं उस वाले एरिया के अंदर जिस एरिया को वो आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही होती है। एम्बोलस क्या कर रहा होता है? कट ऑफ सर्कुलेशन इन सेरेब्रल वेस्कुलेचर बाय लॉजिंग इन अ नैरो पोर्शन ऑफ द आर्टरी काजिंग इस्कीमिया एंड एडिमा। एम्बोलस क्या कर रहा होता है कि वो सर्कुलेशन को कट ऑफ कर रहा होता है, मीन के ब्लॉक करते हैं सेरेब्रल वेस्कुलेचर के अंदर, जहाँ पे एरिया कम होते हैं वहाँ जो नैरो पोर्शन होते हैं वहाँ पे ये लॉज हो जाते हैं, मीन के वहाँ पे ये ऑब्स्ट्रक्शन काज करते हैं जिसकी वजह से इस्कीमिया और एडिमा हो जाता है। If the embolus is septic and the infection extend beyond the vessel wall, an aneurysm may form which increase the risk of sudden rupture and cerebral hemorrhage। अगर एम्बोलस हो जाए जैसे कि सेप्टिक एम्बोलिज्म या इन्फेक्शन के अंदर हो, कोई भी ब्लड वेसल्स के अंदर अगर सेप्सिस या इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से उस ब्लड वेसल के वो जो वाल्स है अगर वो कमज़ोर हो जाए, मसल वहाँ पे वीक हो जाते हैं तो एन्यूरिज्म डेवलप हो जाते हैं। लेकिन वो जो एन्यूरिज्म होता है उसके रप्चरिंग के चांस होते हैं जिसकी वजह से सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है। In hemorrhage, an artery in the brain leak rapidly reducing the blood supply to tissue served by the artery। hemorrhage के अंदर क्या होता है कि जो आर्टरी ब्रेन के जिस पार्ट्स को ब्लड की सप्लाई कर रही होती है वहाँ पे ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाती है क्योंकि वो आर्टरी रप्चर हो जाता है। ब्लड कहाँ जाता है? ये अकोमुलेट होता है डीप विद इन द ब्रेन काजिंग इवन ग्रेटर डैमेज बाय फर्दर कंप्रोमाइजिंग न्यूरोनल टिश्यू। और ब्लड जो डीप टिश्यू के अंदर जो ब्रेन के डीप टिश्यू है वहाँ पे इकोमुलेशन की वजह से वहाँ के जो न्यूरोनल टिश्यू है वो डैमेज हो जाते हैं। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं स्ट्रोक के। इन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन व्हेन असेसिंग द पेशेंट ऑफ स्ट्रोक वी ऑलवेज use the word sudden, means sudden headache with no known cause, sudden numbness or weakness of the face, arm or leg, especially in one side of the body, sudden confusion, trouble speaking or understanding, and sudden trouble seeing or walking, dizziness and loss of coordination। इसके लिए जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है इसके अंदर क्या होता है कि सडनली पेशेंट को हेडेक स्टार्ट हो जाता है, कोई अंडरलाइंग काज नहीं होता है, इसके अलावा वीकनेस या नमनेस स्टार्ट हो जाता है फेस, आर्म या लेग्स। इसके अलावा कन्फ्यूजन स्पीकिंग के अंदर उसको मसला होता है, पेशेंट को ट्रबल होते हैं वॉकिंग में, देखने में, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन उसकी लॉस हो जाती है। हमें अगर साइन एंड सिम्टम याद रखने हैं तो हमें फास्ट वर्ड याद रखने हैं। फास्ट का मतलब फेस ड्रॉपिंग हो जाती है, इसके अंदर आर्म के अंदर वीकनेस आ जाती है, इसके अलावा स्पीच के अंदर डिफ़िकल्टीज़, और टाइम टू कॉल मीन्स के फ़ौरन से हमने हॉस्पिटल की तरफ रश करना है। तो ये स्ट्रोक के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। ये आप देख सकते हैं फेशियल ड्रॉपिंग, और दूसरे पिक्चर के अंदर जो नर्स है वो असेस कर रहे हैं विजुअल फील्ड जो कि न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन असेस करना चाह रही होती है क्योंकि स्ट्रोक के अंदर न्यूरोलॉजिकल फंक्शन भी अल्टर हो रहे होते हैं। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन की। तो हमारी डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन की जो फर्स्ट स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है, हमें ये जानना ज़रूरी होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि द स्ट्रोक इज़ आइदर हेमोरेजिक और इस्केमिक स्ट्रोक। तो मोस्ट हमें पता है कि 85% ऑफ द स्ट्रोक इज़ अ इस्केमिक स्ट्रोक वाइल 15% ऑफ द स्ट्रोक इज़ काउंटेड एज हेमोरेजिक स्ट्रोक। तो हम MRI और CT स्कैन करते हैं, उसके अंदर हमें थ्रोम्बोटिक या हेमोरेजिक स्ट्रोक या अगर कोई ट्यूमर है या हाइड्रोसेफेलस है तो हमें MRI या CT स्कैन के अंदर शो हो जाता है। ब्रेन स्कैन से हमें इस्कीमिया रिवील हो जाती है कि कौन सी एरिया के अंदर इस्कीमिया हुआ है, कौन सा पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जो है वो अफेक्टेड है। इसके अलावा हेमोरेजिक स्ट्रोक के अंदर हम लंबर फंक्शन करते हैं, उससे हमें अंदाज़ा हो जाते हैं कि CSF के अंदर ब्लड मौजूद है या नहीं। मज़ीद हम एंजियोग्राफी करते हैं, स्पेशली ओक्लूजन या अगर कोई आर्टरी रप्चर हुई हो तो वो हमें एंजियोग्राफी से पिन पॉइंट ऑफ द साइट का अंदाज़ा हो जाता है कि कौन से सेरेब्रल आर्टरी या इंटरक्रेनियल आर्टरी के कौन से पार्ट्स के अंदर ऑक्लूजन या ऑब्स्ट्रक्शन या थ्रोम्बस या एम्बोलिज्म हुआ है। EEG हम करते हैं, लोकलाइज द एरिया ऑफ डैमेज, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी हम करते हैं, उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा एरिया डैमेज है ऑफ द ब्रेन।
दूसरे लेबॉर्ट्री के स्टडी या टेस्ट हम करते हैं, जैसे यूरिन एनालिसिस है, कोगुलेशन स्टडीज़ है, सीबीसी है, सीरम ऑस्मोलैरिटी, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, लिपिड प्रोफाइल, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़, इसके अलावा क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल, हेल्प एस्टेब्लिश बेस लाइन आर्गन फंक्शन। उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट को कोई अंडरलाइन कोई और बीमारी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि उसको ब्लड की कोई और डिसऑर्डर हो, उसको लिपिड प्रोफाइल हम चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि इसको डिसलिपिडीमिया है। क्रेटिनिन हम चेक करते हैं किडनी के फंक्शन के लिए, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट के दूसरे जो ऑर्गन हैं वो प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मज़ीद हम कैरोटिड अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिससे हमें ब्लॉकेज का अंदाज़ा हो जाता है, स्टेनोसिस या अगर ब्लड फ्लो रिड्यूस हुआ है तो वो हमें कैरोटिड अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है। इसके अलावा हम पेशेंट के लिए ऑप्थेल्मोस्कोपी यूज़ कर रहे होते हैं, उससे हमें डिटेक्ट हो जाते हैं कि साइन ऑफ हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस अगर रेटिनल आर्टरीज के अंदर है तो इट्स मीन द अंडरलाइंग काज इज हाइपरटेंशन। Thank you for watching this video. For more video, please subscribe our channel Nursing Lecture with Imtiaz. Thank you.